आइए अब बात करते हैं 1 मिनट एक खबर की। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ये कि बीजेपी आज दिल्ली में एक बैठक करने जा रही है जिसमें पार्टी के सभी अधिकारी शामिल होंगे। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के सभी पदाधिकारियों की मैराथन बैठक होगी। दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। किसान आंदोलन, कोरोना कालखंड और उससे पहले सीएए, एनआरसी और चीन की घुसपैठ जैसे कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। बीजेपी के इस एक दिवसीय महामंथन में सभी अधिकारी मिलकर चर्चा करेंगे कि देश में इस वक्त बीजेपी की स्थिति क्या है, बीजेपी से कहां कमी रह गई और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय महासचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिन भर इस बैठक में उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर सामने आए टूल किट मामले की। आरोपी दिशा रवि की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। क्या होने वाला है आगे, 1 मिनट में आपको बताते हैं। टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि की जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत 23 फरवरी को दिशा की जमानत पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिशा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ टूल किट तैयार कर रही थी। पुलिस ने दिशा को भारत को बदनाम करने और देश में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा बताया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने व्हाट्सएप चैट, ईमेल और दूसरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने दिशा रवि पर कार्रवाई की तुलना आपातकाल से की है। बीजेपी ने देश के खिलाफ साजिश करने वालों के समर्थन को गलत बताया है। जो लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं वो इस गुरु घंटालों का हिस्सा बन गए और ऐसे लोगों को हमेशा जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। दिशा के वकील ने दलील दी है कि दिशा के सिख फॉर जस्टिस या पीजेएफ से संबंध होने के कोई सबूत नहीं है। वहीं टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से मांगे गए कुछ चीजों के जवाब गूगल ने भेज दिए हैं। अब 1 मिनट में देखिए 26 जनवरी को हुई लाल किले की हिंसा में शामिल 20 नए चेहरों को, जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस ने की। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों की तस्वीर जारी करते हुए दावा किया है कि 26 जनवरी की हिंसा में इन 20 लोगों के शामिल होने का संदेह है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की पहचान इन्हीं तस्वीरों के जरिए ही की थी। 200 से ज्यादा वीडियो फुटेज देखने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इन आरोपियों की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए क्राइम ब्रांच को अब तक 1,500 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े 1000 वीडियो मिलने की बात भी कही थी। इन वीडियो के आधार पर लाल किला हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए एसी लगवाने वाले हैं। क्या है इसकी वजह, 1 मिनट में देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों के टेंट में एसी लगेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि गर्मी की वजह से प्रदर्शन स्थल पर टेंट में एसी, कूलर और पंखे लगाए जाएंगे। यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर और एसी भी लगेंगे, एसी। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन उपकरणों को चलाने के लिए बिजली नहीं देगी तो वो दिल्ली सरकार से बिजली मांगेंगे और अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारें बिजली देने से इनकार कर देती हैं तो ऐसे में जनरेटर से एसी और कूलर चलाए जाएंगे। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, कनेक्शन दे दे। बिजली नहीं देंगे दिल्ली सरकार से लेंगे, वे भी नहीं देंगे जनरेटर लगेंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज जाने वाली हैं। कल वो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में थी। उन्होंने यहाँ क्या कहा है आपको बताते हैं 60 सेकंड।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का मजाक उड़ाया है। जब चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर अहंकारी होने का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। बिल्कुल सही बात कह रही है प्रियंका जी, और उनकी मैं बात से इत्तेफाक रखती हूँ। इस देश की जो आत्मा है किसानों में बसती है, तो लैंड यूज बदलने से पहले जो जमीन ली थी सस्ते दामों में वो किसानों को दे दें और लैंड यूज यही रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज जाएंगी। प्रियंका यमुना पार के बसवार जाने वाली है। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी गई है। बैंक की आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद बैंक अब न कोई नया लोन जारी कर सकता है और न ही किसी तरह की कोई जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने इस बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से इन प्रतिबंधों का ऐलान किया है। बैंक की माली हालत इतनी खराब है कि आरबीआई ने उसके सभी सेविंग और करंट अकाउंट ग्राहकों को 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपये निकालने की ही इजाजत दी है। 19 फरवरी से ये रोक लागू की गई है, जो अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। बगैर आरबीआई की इजाजत के बैंक निवेश करने और प्रॉपर्टी बेचने के काम को नहीं कर सकता। साथ ही नया लोन बांटने और नया डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है। वहीं निर्धारित टाइम पीरियड के बाद फिर से बैंक की समीक्षा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता पामेला गोस्वामी के पास से कोकीन बरामद हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोकेन के साथ गिरफ्तार हुई पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता पामेला गोस्वामी को कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एनडीपीएस कोर्ट में पेशी के दौरान पामेला गोस्वामी ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया और बीजेपी नेता राकेश सिंह पर साजिश का आरोप लगाया। पामेला की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने बीजेपी को घेरा है। टीएमसी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। पामेला गोस्वामी और उनके दोस्त प्रवीर कुमार डे को शुक्रवार को 100 ग्राम कोकेन के साथ पुलिस ने कोलकाता के न्यू अलीपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस को शक है कि पामेला ड्रग्स की सप्लाई में शामिल है। और बीजेपी ज्वाइन करने से पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बड़ा बयान दिया है। वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे। वो आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी की सरकार आई तो वो मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित 88 वर्षीय ई श्रीधरन ने कहा कि उनका मकसद बीजेपी को केरल में सत्ता में लाना है। वहीं उन्होंने केरल में हो रहे लव जिहाद पर कहा कि वो इसका विरोध करते आए हैं और आगे भी करेंगे। केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि श्रीधरन के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। केरल चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ केरल के दौरे पर हैं, जहां पर वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और देश में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और खासकर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। कौन से हैं वो 5 राज्य, आपको बताते हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल चेतावनी देते हुए कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 259 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं बीते सप्ताह महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों की संख्या ज्यादा है। सरकार के मुताबिक काफी दिनों के बाद शनिवार को देश में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले आए हैं। और 5 राज्यों में भी सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़े हैं। क्या है महाराष्ट्र में कोरोना का अपडेट, आपको देखें। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिससे हालात बेकाबू होने लगे हैं। मुंबई में उन 1305 इमारतों को सील कर दिया गया है, जहां से कोरोना के 2749 मामले सामने आए थे। हालात बेकाबू होता देख बीएमसी ने इन इमारतों को सील किया है, जिनमें 71,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में कल से जनता कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6281 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान इससे 40 लोगों की मौत भी हो गई। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 897 नए केस सामने आए और मुंबई में कोरोना संक्रमण से 3 मौतें भी हुई हैं। महाराष्ट्र के साथ कुल 5 राज्यों में बढ़ रहे कोरोना केसेस के कारण भारत में कुल केस फिर से बढ़ने लगे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,993 नए मामले सामने आए और इस संक्रमण की वजह से 101 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार का कहना है कि आरोपी उस पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने लड़की की हत्या की। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 17 वर्ष की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लईक खान नाम के लड़के पर लगा है, जो लड़की के परिवार को जानने वाला है। लईक पर आरोप है कि शुक्रवार की शाम को उसने लड़की के घर में घुसकर उस पर हथौड़े से कई वार किए, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। अंदर वाले कमरे की तरफ जमीन पे ही उसके ब्लड कुछ पड़ा हुआ था कि लड़के का इस घर में भी काफी आना जाना था जब से यहाँ पे आ गए थे। कि जब लड़की का भाई वापस आ रहा था तो उसने देखा कि ये घर को लॉक करके जा रहा है। लईक खान फरार है। पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लईक खान कई दिनों से उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की के इनकार करने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। सर वो शादी के लिए कह रहा था मेरी लड़की से, लड़की ने मने कर दी, हम शादी नहीं करेंगे। इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट का पता चला है और हमले के लिए किसी भारी चीज के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। रोहतक में एक और हत्या का मामला सामने आया। वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। भोपाल की रहने वाली महिला खिलाड़ी की हरियाणा के रोहतक में गला रेतकर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले महिला का शव एक नहर के पास मिला था। हत्या के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। उसकी जेब से निकली पार्किंग स्लिप और होटल के बिल से शव की शिनाख्त हो पाई। महिला वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। मौजूदा वक्त में वो भोपाल के एक स्कूल में पीटी टीचर के तौर पर तैनात थी। वो रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करती थी और 2 दिन पहले ही रोहतक आई थी। बताया जा रहा है कि वो रोहतक के किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी और यहाँ वो अक्सर आती रहती थी। पुलिस का कहना है कि महिला ने 2.5 साल पहले रोहतक के एक वेट लिफ्टिंग कोच पर रेप के मामले में केस भी दर्ज करवाया था, जिसके मुताबिक कोच ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे नाले में फेंकने की कोशिश की थी। हत्याकांड के बाद रोहतक पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर रोहतक में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब बात करते हैं चीन के पीछे हटते कदमों के बारे में। कल रात तक चीन और भारत के कोर कमांडर्स की बातचीत होती रही। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, ये समझिए। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत हुई। बातचीत सुबह 10 बजे मोल्दो में शुरू हुई, जो रात तक चलती रही। पेंगोंग के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से चीन की सेना की वापसी की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। भारतीय दल की अगुवाई 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने की। कोर कमांडर स्तर की इस बैठक में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा के अलावा 900 वर्ग किलोमीटर देपसांग के मैदानों जैसे इलाकों से सैनिकों को हटाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पहले गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। बातचीत में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से
सैनिकों के हटने के बाद की स्थिति पर भी चर्चा हुई। समझौते के बाद चीन और भारत ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। साथ ही अस्त्र शस्त्रों, अन्य सैन्य उपकरणों और बंकरों को हटाने के साथ ही निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र की सेनाएं मिलकर साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। राजस्थान में भारत अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास जारी है। ये युद्धाभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 23 फरवरी तक चलेगा। अमेरिकी सैनिकों ने स्ट्राइकर टैंक तो वहीं भारतीय सैनिकों ने सारथी टैंक को मैदान में उतारा और दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट किया। युद्धाभ्यास में अमेरिका की सेना अपने साथ एक माइक्रो ड्रोन लेकर आई है, जो उन जगहों पर काम करता है जहां बाकी बड़े ड्रोन नहीं जा सकते। दोनों देशों की आर्मियों में बेहतरीन सामंजस्य है और उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे की आर्मीज के प्रोफेशनलिज्म को समझा है, बल्कि एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस भी किए हैं, जिससे कि दोनों आर्मीज को कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चुनौती का पूर्ण तरह सामना करने में आसानी हो। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने इस युद्धाभ्यास को दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में एक और नया कदम बताया है। We have an opportunity to develop greater interoperability and learn how to operate together as a unified military force. भारत और अमेरिका के बीच साझा युद्धाभ्यास का सिलसिला 2004 से शुरू हुआ था। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भारतीय सेना के लिए दुश्मन से भी बड़ी चुनौती है वहां का ठंडा मौसम, जिससे बचने के लिए सेना को मिला है एक अनूठा तोहफा। ये तस्वीरें लद्दाख की गलवान वैली की, जहां सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए एक ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड ही क्यों न हो, इसे उन्होंने अपने ट्वीट में भी समझाया। सोनम वांगचुक ने ट्वीट में बताया कि रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, तो टेंट के अंदर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्दी से बचने में काफी मदद मिलेगी। इस हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत ये भी है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। इस टेंट में हीटर लगा हुआ है। यह हीटर सोलर एनर्जी से गर्म होगा। सोलर एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता भी इसमें है। एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं और एक टेंट का वजन 30 किलोग्राम से भी कम है। ये टेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और सोनम वांगचुक ने ये टेंट लद्दाख में रहकर ही बनाया है। भारतीय सेना के साल 1971 में पाकिस्तान से स्वर्णिम विजय के 50 साल पूरा होने के मौके पर तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में एयरफेस्ट का आयोजन हुआ। अगले 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं इस एयर शो की तस्वीरें। ये तस्वीरें कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन की है, जहां भारतीय वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने के मौके पर यह एयर शो आयोजित किया गया। एयरफोर्स ने इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मनाया। एयर शो में तेजस मार्क 1 और सूर्य किरण के हेलीकॉप्टर ने अपना शौर्य दिखाया। इस कार्यक्रम में AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर साल 2021 में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जब बात बर्फ की हो तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाना तो बनता है। 1 मिनट में देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम की सुंदर तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का आयोजन कश्मीर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वी होप कि आगे भी इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि और प्रमोट हो जाए, हमारे कश्मीर का टूरिज्म प्रमोट हो जाए और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे जो है एंटरप्रेन्योर्स एक मौका मिल जाएगा। और यहाँ के जो स्टॉल्स है, यहाँ के जो कल्चरल, यहाँ की जो चीज़ें हैं, देख के रियली ऐसे लग रहा है कि हमने कभी देखा ही नहीं था ये सब चीज़ें। विंटर फेस्टिवल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। स्थानीय लोगों ने लोक नृत्य पेश किया। सैलानियों ने भी इस फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया। इस फेस्टिवल के जरिए सैलानी पहलगाम की खूबसूरती के अलावा वहां की संस्कृति
हैंडीक्राफ्ट, तांगे की सवारी का भी आनंद ले पाएंगे। ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर की संस्कृति से रूबरू हो सकें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.